Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the other topic of SST, that is new political formations in the 18th century. Means in this chapter we are going to study after the downfall of the Mughals क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस आए इंडिया में 18th सेंचुरी में, क्या क्या पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुई, क्या न्यू किंगडम्स और न्यू स्टेट्स इमर्ज हुए या फिर हम ऐसे ही रह गए. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द डाउनफॉल्स ऑफ द मुगल. एज यू नो वेरी वेल, जो मुगल एम्पायर इतने लंबे समय तक चला, बाबर, हुमायूं, अकबर की मेहनत से बहुत लंबे समय तक चला, अच्छे से रहा, बट आफ्टर द औरंगजेब पॉलिसीज इट ग्रेजुअली बिकेम टू डिक्लाइन. क्योंकि औरंगजेब ने जो पॉलिसी अपनाई दैट इज़ नॉन टॉलरेंट पॉलिसीज़, और उसकी वजह से नॉन मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो उसके खिलाफ हो गई. एंड औरंगजेब हैड टू फेस द डिफरेंट रिबेल, प्रोटेस्ट एंड रिवॉल्ट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. सो व्हाट हैपेंड, बहुत सारे इसका जो है एडवर्स इफेक्ट हुआ. और फाइनली आफ्टर हिज डेथ इन 1707 AD ना, उसके बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए दे वर नॉट एबल एंड एफिशिएंट, इनएफिशिएंट थे पूरे के पूरे. सो द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट. अब क्या हुआ, वो इतने कैपेबल नहीं थे, तो जितने भी उनके कंट्रोल में थी एरियाज वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग गई और रीजनल पावर जो है वो अराइज हो गई. द फर्स्ट 6 मुगल रूलर इंक्लूडिंग अप टू औरंगजेब आर नोन एज द ग्रेट मुगल्स. और लेटर ऑन जो उनके बाद मुगल रूलर आए उन्हें कहा जाता है लेटर मुगल्स. ये आपको ध्यान रखना है. अब पहले हम डिस्कस करेंगे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के क्या रीज़न थे, क्या कॉजेस थे. सबसे बड़ा कॉज तो औरंगजेब की जो वो प्रिजुडाइज टाइप की पॉलिसी थी ना नॉन मुस्लिम के तरफ, जो उसे नेगेटिविटी दिखती रहती थी, वो थी. उसने कोई भी टॉलरेंट पॉलिसी को अपनाया नहीं, कंपल्शन कर दिया कि भाई सारे नॉन मुस्लिम जो हैं वो इस्लामिक में कन्वर्ट हो जाओ या फिर हाई जजिया टैक्स पे करो. उसने सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. इस तरीके से क्या हुआ, मैनी रिबेल्स और रिवॉल्ट्स हैपेंड एट दैट टाइम. इवन ही हैड पुट सीवियर रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड एंड एग्रीकल्चर ऑफ नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन. अब कोई क्लियर लॉ ही नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना. सक्सेशन लॉ नहीं है. वॉर ऑफ सक्सेशन टुक प्लेस आफ्टर हिज डेथ. कौन बनेगा रूलर, इन विच मेनी वर्दी प्रिंसेस वर किल्ड. आपस में ही लड़ाई हो गई प्रिंसेस की, एक दूसरे को मारने लगे, मैं गद्दी पे बैठूंगा. सो दिस ट्रेंड स्टार्टेड विद द डेथ ऑफ जहांगीर एंड स्ट्रेंथन अंडर द लेटर मुगल ऑल्सो. ऑल दीज कॉजेज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. और as a result of dissatisfaction of the nobles, Mansabdar became hostile, resulting in reduced revenue. धीरे धीरे रेवेन्यू कम होने लग गया, टैक्स आ नहीं रहा, आर्मी वीकेंड हो रही है, आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो क्या होगा, बहुत ही इसका एडवर्स इफेक्ट होगा. और औरंगजेब की डेथ जब हुई 1707 में, इंडिया वॉज एंटरिंग द फेज इन विच द पॉलिटिकल बाउंड्रीज वर टू चेंज वेरी रैपिडली, स्पेशली अप टू 1765. क्योंकि क्या हो रहा था, ब्रिटिश दे स्टार्टेड टू एंटर टू इंडिया. दे ऑक्यूपाइड द बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764. तो हमें ये ध्यान देना है कि उस समय ब्रिटिशर्स भी इंडिया में एंटर कर रहे थे और डेडली बैटल कर रहे थे इंडियन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने के लिए. बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली, उससे भी वीकेन हुई पावर. These two battles changed the political fortunes of India for all times to come. एक आपकी बैटल ऑफ बक्सर और दूसरी बैटल ऑफ पानीपत, पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया इंडिया के लिए. इन्वेशंस की अगर बात करें, while the Mughals were facing the grave problem, a fresh series of invasion also started. नादिर शाह, उसने इन्वेड किया जब मोहम्मद शाह 1739 में रूल ओवर कर रहा था. और क्या किया उसने, पूरे इंडिया की वेल्थ को लूट के चला गया, इवन इंक्लूडिंग द कोहिनूर और पिकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां, उसको भी वो लूट कर ले गया. देन ही लूटेड द नोबल्स एंड मर्चेंट पिटिलेसली एंड लेफ्ट बिहाइंड हिम अ पेनरस रीजन. मतलब बिल्कुल गरीबी छोड़ गया, इनको बुरे हाल में छोड़ गया, हेल्पलेसनेस में छोड़ गया, क्योंकि उसने सारा लूटपाट कर दिया था. उसके बाद फिर एक रेड हुई, वही रेड थोड़ी ना थी कम. अहमद शाह अब्दाली, द रूलर ऑफ अफगानिस्तान, he invaded number of times.
ही इन्वेडेड 5 टाइम्स फ्रॉम 748 टू 761, 5 बार वो आया इंडिया में इंडिया की वेल्थ को लूटने के लिए। इन 1757 ही रीडेड राइट अप टू दिल्ली, दिल्ली तक सारा ही प्लंडर कर दिया उसने। अब क्या था, जो लेटर मुगल से बिल्कुल हेल्पलेस हो गए। अब यहाँ पर ये हुआ कि विद द हेल्प ऑफ मराठास विच रिजल्टेड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, इन्होंने सोचा कर लेते हैं लड़ाई, बट इन द अफगान्स डिफीटेड द मराठास। अब ये तो बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थर्ड, इसमें मराठास की हार हो गई एंड दिस रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ द मराठास पावर ऑल्सो। मुगल तो टेरिबल कंडीशन में आ गए, मराठास की भी पावर वीकेंड हो गई। सो बैक टू बैक इन्वेजन, बैक टू बैक बैटल्स जो थी वो मुगल्स को बिल्कुल ख़त्म करने के कगार पर ले आई। कोहिनूर की हमने बात की थी। कोहिनूर इज़ द प्रीशियस डायमंड बेटा, इट इज़ नाउ इन द पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश, ले गए अब इसे। The peacock throne was the magnificent throne studded by the precious gems on which the Jahangir sat in his court. तो ये भी लूट के ले गया था नादिर शाह। अब आते हैं हम न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन पे। सो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी बहुत सारे इंडिपेंडेंट रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशन आ गई, छोटे 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 किंगडम बनने शुरू हो गए। These can be grouped into 3 classes. Number 1, the state that were part of Mughal Empire. भाई पहले तो वो मुगल एम्पायर का पार्ट थे, ठीक है। जब मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अवध, बिहार, हैदराबाद ऐसे ही थे। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्टेट वॉज दैट दे डाउनग्रेडेड द जमींदारी सिस्टम, जो कि मुगल्स ने चलाया था, इन्फोर्स किया हुआ था डायरेक्टली कंट्रोल, इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब दूसरे स्टेट कौन से थे, दैट हैड इंजॉयड कंसिडरेबली ऑटोनॉमी राइट सिंस द बिगनिंग, जो शुरू से ही इंडिपेंडेंट थे, लाइक राजपूत्स हु असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस इन 18th सेंचुरी। अब ट्राई टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, ऑलरेडी ये इंडिपेंडेंट थे, अब दिखा के मुगल वीक हो रहे हैं तो चलो भैया अपनी टेरिटरी बढ़ा लो, बैटल कर लो, वॉर कर लो। तो ये वो स्टेट थे। थर्ड स्टेट्स जो थे दैट गेन्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर द स्ट्रगल विद द मुगल, ये वो थे जिनकी मुगल के साथ क्लैशिंग हुई, लड़ाई हुई और जिसमें वो जीते और अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, लाइक मराठास, जाट, सिख, ये वो रूलर थे। तो 3 टाइप के स्टेट्स बने। सबसे पहले हम बात करेंगे अवध की। अवध क्या था, मुगल टेरिटरी का पार्ट था पहले। व्हेन इट्स गवर्नर फाउंड द डिक्लाइनिंग, उन्हें लगा भैया मुगल रूल तो अब डिक्लाइन होता जा रहा है, दिस इज द करेक्ट टाइम टू एक्ट एज एन गुड इंडिपेंडेंट स्टेट, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब इनका जो नोबल था उस समय दैट वाज द सादत खान, ही वाज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ड्यूरिंग द मुगल टाइम। लेकिन जब मुगल डिक्लाइन होने लगे तो सादत खान ने कह दिया अवध मेरा है, बिल्कुल मेरा है, जबकि उस समय इनको हाई मनसबदारी रैंक मिला हुआ था। इनके पास कितने जाट थे, 6000। उसके बावजूद जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के बाद इन्होंने अवध की प्रोग्रेस के लिए बहुत काम किया, पीजेंट्स की कंडीशन को इम्प्रूव किया एंड सपोर्ट देम वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द मुगल। ही लुक्ड आफ्टर वेल बीइंग ऑफ द पीपल, तो लोगों के बीच में वो पहले से ही पॉपुलर थे। हिज सक्सेसर वॉज हिज नेफ्यू दैट इज नोन एज सफदरजंग, उनके बाद सफदरजंग उनके भतीजे बैठे गद्दी पे, हु ब्रॉट द ग्लोरी ऑफ अवध एंड मेड द कैपिटल सिटी लखनऊ अ सेंटर ऑफ आर्ट एंड कल्चर। सो उनके टाइम पे अवध बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अब चलते हैं हम बंगाल पे। ये भी एक अनदर स्टेट था विच डिड नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल फॉर्मली बट ग्रैब्ड मच प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंस जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था। अब गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो थे मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को लगा मेरे लिए भी ये सही टाइम है, डिक्लेयर द बंगाल अंडर मी, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंसी ऑफ बंगाल कि अब नहीं है मुगल के अंडर, हम इंडिपेंडेंट हैं। 1717 में उन्होंने ऐसा किया। He was also a mansabdar who was having the jat of 7000, उनका भी रैंक अच्छा था, इतने सारे उनके पास भी मिलिट्री थी, इसलिए जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया तो उन्हें मौका मिल गया अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने का। ही वॉज एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, रेवेन्यू प्रॉब्लम को उन्होंने टैकल आउट किया। फिर उसके बाद उनके जो सक्सेसर आए मुर्शिद कुली खान के, दैट वाज द शुजाउद्दीन, अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला।
बहुत एफिशिएंट रूलर थे, अच्छे से बंगाल को इन्होंने चलाया, बंगाल को इम्प्रूव किया, डेवलपमेंट किया हर फील्ड में, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे ट्रेड हो, आपका हर चीज़ में इन्होंने बंगाल को प्रोग्रेस किया। आर्मी भी अच्छे से डेवलप की। व्हेन दे केम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द इंग्लिश, तब गड़बड़ हो गई, इंग्लिश के साथ इनकी लड़ाई हो गई, बैटल ऑफ प्लासी हुई जिसमें सिराजुद्दौला जी की हार हुई, और देन बंगाल दीवानी केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। अब चलते हैं हम हैदराबाद पे। हैदराबाद स्टेट जो है डेट कवर द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे, जो आपका है ना बेटा तेलंगाना, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, तो ये हिस्सा मिलकर तब बनता था हैदराबाद। When the मुगल रूल वीक इन 1724, तो यहाँ पे थे आसफ जहाँ, आपको पिक्चर में भी दिख रहे हैं ना आसफ जहाँ फर्स्ट। सो आसफ जहाँ थे उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, ही कॉल्ड हिमसेल्फ निज़ाम, और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया कि हैदराबाद अब इंडिपेंडेंट स्टेट है। जबकि इनके पास भी 7000 सैनिक थे, अच्छी पोस्ट पे थे, पर इन्होंने भी फ़ायदा उठाया। निज़ाम ऑफन केम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठा, इनकी प्रॉब्लम ये थी कि मराठास के साथ हमेशा इनकी लड़ाई चलती रहती थी और ब्रिटिश के साथ। सो दे सक्सीडेड टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस टू अ फेयर डिग्री अंडर द प्रिवेलिंग sovereignty of these three power at different times. So Hyderabad finally acceded to the India in 1948, लेकिन लास्ट में अंग्रेजों ने इसे कंट्रोल में ले लिया। अब चलते हैं हम राजपूत पे। There were number of Rajput states, some of them maintained the friendly relation with the Mughals, और कुछ उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में थे। 16th सेंचुरी में मेवाड़ जो था अंडर राणा प्रताप, that was the most important राजपूत स्टेट। उन्होंने मुगल्स के साथ शुरू से ही लड़ाई लड़ी है, कभी भी उनकी सत्ता को स्वीकारा नहीं है। सो फ्रेंडली राजपूत स्टेट्स वर गिवन ऑटोनॉमी टू द ग्रेट एक्सटेंट। सम ऑफ द राजपूत रूलर लाइक दोज ऑफ आमेर और जोधपुर, उन्होंने मुगल कोर्ट में सर्विस दी है, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने कभी भी सर्विस नहीं दी, इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है। सो अब इसके बाद क्या होता है, जब मुगल रूलर्स जो हैं डिक्लाइन होते हैं, वीक होते हैं, सो दीज राजपूत रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू एक्सपेंड देयर एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस। सवाई राजा जयसिंह आमेर के जो थे उन्होंने आसपास की टेरिटरी लाइक बूंदी अपने कब्जे में कर ली। राजा अजीत सिंह जो थे जोधपुर के, उन्होंने जो है नागौर का पार्ट जो है अपने कब्जे में कर लिया। हाउएवर देयर एडवांस वाज चेक्ड व्हेन द मराठा पावर रोज टू द होराइजन। जब मराठास आ गए तो इन दोनों को जो है उनके साथ लड़ाई करनी पड़ गई। अब सवाई राजा जयसिंह फाउंडेड जयपुर एज हिज कैपिटल, और जयपुर को हम क्या कहते हैं, पिंक सिटी, तो ये आपको पता होना चाहिए, सवाई राजा जयसिंह ने बनाई थी। अब हम बात करेंगे सिख की। गुरु नानक स्टार्टेड द स्पिरिचुअल कल्ट कॉल्ड सिखिज्म। ओवर द टाइम इट इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। जब इनका डायरेक्ट जो है फेस हुआ ना मुगलों के साथ, तो फिर ये पॉलिटिकल एरेना में इन्होंने एंट्री की। गुरु गोविंद सिंह जो 10th गुरु थे सिखों के, दे शेप्ड इट एज अ खालसा पंथ एंड फिल्ड इट विद अ सेंस ऑफ पर्पस। और उनके बाद आए बंदा बहादुर, उन्होंने सिख को रिवोल्ट में इंगेज किया मुगलों के खिलाफ कि हम मुगलों की ऑटोनॉमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो एज ए पॉलिटिकल इंटाइटी ही सेट अप देयर बेस इन द टेरिटरी बिटवीन द सतलुज एंड द यमुना रिवर। यहाँ तक इनका जो है पूरा हिस्सा था। स्टेपिंग अहेड द सिख ऑल्सो स्ट्रक कॉइन इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोबिंद सिंह। तो सिख भी एक पावरफुल कम्युनिटी के रूप में उभरे इन 18th सेंचुरी। बंदा बहादुर की बात करते हैं तो ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1716 एज द मुगल एम्पायर वीकेंड फर्दर द सिख ब्रॉड जम्मू कश्मीर पंजाब अंडर देयर कंट्रोल। देन दे ऑर्गेनाइज द टेरिटरीज इनटू 12 माइजल्स, जिसे कॉन्फेडरेसी कहते हैं। और ये जो माइजल्स है दे एंजॉयड द इक्वालिटी इन द स्टेटस। उनके सेपरेट और यूनाइटेड फोर्स थे। समटाइम दे केम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। ये जो 12 माइजल बनाए थे इनमें आपस में लड़ाई भी हो जाती थी, यूनिटी भी रहती थी। सो महाराजा रणजीत सिंह यूनाइटेड दीज 12 माइजल एंड फॉर्म द पावरफुल किंगडम दैट इज द पंजाब। और पंजाब उन्होंने कहाँ इस्टेब्लिश किया, सतलुज नदी के वेस्ट साइड पे। ही वॉज वेरी एबल रूलर। अब उन्होंने कमांडेड क्या लॉयल्टी दिखाई, मतलब सिखों को भी सिखाया। द हिंदूज एंड मुस्लिम इन सबको मिलकर लेकर वो चले। हिज ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स इंक्लूडेड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। उन्हें पता था टॉलरेंस शुड बी देयर, जब सबको लेके साथ चलेंगे तभी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा। तो उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई लाहौर एंड द अदर 6 स्टेट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द नाभा,
कपूरथला एंड पटियाला। अब आते हैं हम जाट्स पे। द जाट केम इन टू द प्रोमिनेंस इन द 17 और 18 सेंचुरी। दे वर मेनली पीजेंट। अगर आप उनकी अर्ली लाइफ देखोगे तो किसान थे वो। कहाँ पर? यमुना रिवर है ना दिल्ली के आसपास, वहाँ पर ये किसान थे। आगरा में भी ये सेटल थे और मथुरा के भी कुछ पार्ट में सेटल थे। मुगल रूल के टाइम पे इनसे जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत बढ़ा दिया गया था कि भाई फर्टाइल लैंड है। इवन यहाँ तक कर दिया था कि 1/2 50% देना। औरंगजेब ने तो इतना बढ़ा दिया था। अब अंडर द लीडरशिप ऑफ गोकुला ड्यूरिंग द औरंगजेब रूल इन्होंने रिवॉल्ट छेड़ दी। हालांकि वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं कर पाए अपने आप को। द जाट्स कंटिन्यू टू स्ट्रगल एंड सक्सीडेड टू इस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट स्टेट एट भरतपुर अंडर द कमांड ऑफ बदन सिंह एंड चौरामन। स्टार्टिंग में उतनी उन्हें सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रगल छोड़ी नहीं कि भैया इतना हाई रेवेन्यू 50%, आधा तुम्हें ही दे देंगे तो हम क्या करेंगे। और बाद में बदन सिंह और चौरामन ने इन्हें ऑर्गेनाइज किया और फिर इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया दिल्ली से आगरा। और फिर जो जाट किंगडम की जो ग्लोरी आई ना, डैट वाज अंडर सूरजमल। सूरजमल तो जाटों को बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर गए और बहुत आगे ले गए। अ स्पेशल फीचर ऑफ जाट स्टेट वाज दैट द पीजेंट टुक द आर्म। ये अपने आप में बात है कि जाट पीजेंट थे, किसान थे, और किसान से वो सैनिक बने, यानी उन्होंने खुद अपने वेपन्स उठाए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक सबसे अलग फीचर्स है और इतना बड़ा किंगडम उन्होंने इस्टेब्लिश किया। However, after the सूरजमल death, the state broke out in number of areas. सूरजमल के बाद कोई एबल एफिशिएंट रूलर ही नहीं आया तो ये दोबारा से डिसइंटीग्रेट हो गए। आप देख सकते हो भरतपुर में ये सूरजमल जी का पैलेस है। अब हम आते हैं बुंदेलास पे। बुंदेलास, अगर आपने छत्रसाल की बात सुनी है, प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। ही फर्स्ट वांटेड टू ज्वाइन द मराठा आर्मी बट ही वॉज मोटिवेटेड बाय द शिवाजी टू कार्व आउट हिज इंडिपेंडेंट किंगडम। पहले उन्हें लगा नहीं हम जो है मराठास के साथ मिल जाते हैं, फिर उन्हें लगा नहीं शिवाजी भी तो कहते हैं इंडिपेंडेंट रहो, इंडिपेंडेंट किंगडम बनाते हैं। सो उन्होंने कैंपेन करना स्टार्ट किया, छोटी आर्मी बनाई, फिर बड़ी आर्मी बनाई, फिर उन्होंने अपना बुंदेलखंड के नाम का एक छोटा किंगडम बनाया। और बुंदेलखंड जो आपका प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का हिस्सा है ना, उसमें आता है। सो ही डिफीटेड द मुगल आर्मी सेवरल टाइम्स एंड व्हेन इन क्राइसिस वाज हेल्प्ड बाय द मराठास। जब उनको प्रॉब्लम हुई ना तो मराठास ने उनकी हेल्प भी की है। सो लेटर छत्रसाल डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 3 पार्ट्स बिटवीन हिज 2 सन एंड बाजीराव। याद आ रहा है बाजीराव? तो इन्होंने 3 पार्ट में अपना किंगडम डिवाइड किया था। मराठास को एज ए केस स्टडी हम पढ़ते हैं। कितने रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुए, जो सारे स्टेट्स हमने पढ़े ना, उनमें मराठास की स्टोरी बिल्कुल अलग है। मराठा स्टैंड आउट बिकॉज देयर राइज एक्लिप्स द मुगल कम्प्लीटली। मराठास थे जिन्होंने मुगल को एक ग्रेट ब्लो दिया था। सिंस द बिगनिंग दे केम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद देम अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी, क्योंकि उनके पास थे छत्रपति शिवाजी 1627 to 1680। Young Shivaji started his campaign with a band of young men and trained them in the guerrilla tactics। ये आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा जाता है। शिवाजी ने गुरिल्ला टैक्टिक्स सिखाई थी अपने सिपाहियों को। गुरिल्ला टैक्टिक्स क्या होती है? जैसे बंदर और गुरिल्ला मंकी होते हैं ना, कैसे करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक जगह से दूसरी जगह जंप मार लेते हैं, वो वॉरफेयर उन्होंने सिखाया था। फिर क्या हुआ, अकबर के टाइम पे जब राणा प्रताप थे, उन्होंने भी इस गुरिल्ला टैक्टिक्स को सीखा और यूज़ किया। शिवाजी भी इसमें परफेक्ट थे। ही यूज्ड अ स्मॉल आर्मी टू हरास मच लार्जर आर्मी ऑफ बीजापुर एंड मुगल्स। मतलब उनके पास छोटी आर्मी थी, लेकिन अपनी इस गुरिल्ला वॉरफेयर की वजह से उन्होंने सबको हराना शुरू कर दिया। ही एक्सप्लॉयड अगेंस्ट द बीजापुर एंड मुगल मेड हिम द अनडिस्प्यूटेड मास्टर। मुगल्स ने बोला भैया इनके साथ हमारी लड़ाई चलती रहेगी। He declared himself the emperor of Maratha, assumed the title of Chhatrapati in 1674। ये शिवाजी का टाइटल था, उन्हें दिया गया। And then Shivaji was an able military commander also, efficient ruler also। He was the son, क्या उनके सन जो थे सांभाजी, he was succeeded in 1680। शिवाजी की डेथ के बाद सांभाजी जो है उनकी गद्दी पे बैठे और फिर धीरे धीरे मराठास की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं। उनके बाद वीक रूलर आए और पावर चलेगी पेशवास के हाथों में। अब आप ये मैप देखो, इस मैप से आपको पता चलेगा कि यहाँ राजपुतानास थे,
ये मराठास का एरिया है, आपका ये सिंध एरिया है। सो दीज वर द रीजनल पावर। पेशवास की अगर हम बात करें तो पेशवास वर द चित्पवन ब्राह्मण। चित्पवन ब्राह्मण थे ये बेटा, एंड दे असिस्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ मराठा स्टेट। तो इन्होंने बहुत साथ दिया था मराठाओं का। तो हुआ क्या, धीरे धीरे द लेटर मराठा रूलर्स जो थे वो वीक हुए, तो दे कंसंट्रेटेड ऑल पावर इन देयर हैंड, कि भैया हमने मराठाओं को सपोर्ट किया था, असिस्ट किया था, अब ये अच्छे रूलर नहीं है तो पावर हम अपने हाथ में लेते हैं। तो दीज वर द पेशवास। वेंट ऑन द रूल अंटिल 1761। दे सेट अप देयर कैपिटल एट पूना, जिसे हम पुणे कहते हैं आजकल। इसमें जो बालाजी आपके थे ना, बालाजी विश्वनाथ, he was the first पेशवा and succeeding पेशवास were बाजीराव वन, फिर आपका बालाजी बाजीराव। It was बाजीराव वन who is credited the expansion of मराठा kingdom across the India। बाजीराव वन को कहा जाता है, इन्होंने सबसे ज़्यादा पेशवास को आगे बढ़ाया था। They were very clever rulers and strategic। बहुत प्यारी इनकी स्ट्रैटेजी होती थी लोगों को हराने की, दूसरी आर्मी को हराने की। एन आर्मी कैन नॉट फाइट इन द एब्सेंस ऑफ सप्लाईज, दे ऑफन रेडेड अदर सिटीज़। उनका ये दिमाग चलता था, देखो सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत कम है, आर्मी लड़ नहीं सकती अगर आर्मी के पास वेपन नहीं है, तो ये क्या करते थे, दूसरी आर्मी को कंफ्यूज करके उनकी आर्मी पे रेड मारते थे और उनके वेपन्स लूट के अपनी आर्मी को देते थे। तो सप्लाई जो है वेपन्स की कभी रुकी नहीं, क्योंकि इन्होंने रेड मारनी ही मारनी है। By 1761 the पेशवास brought under their control a large part of India। एक समय ऐसा लगा कि भाई पेशवाओं का ही राज्य है पूरे भारत में। बिहार, उड़ीसा, गुजरात, दिल्ली, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब इनके कंट्रोल में आ गया था। दे कैप्चर टेरिटरीज फ्रॉम मैसूर टू हैदराबाद ऑल्सो। दे चार्ज सरदेशमुखी टैक्स फ्रॉम द रूलर इन राजस्थान, and thus despite the Mughal rule the Marathas became the most dominant power in India। सोचो, इन सबको इन्होंने अपने कॉन्क्वेट भी किया और टैक्स भी लगाया, और टैक्स का नाम था सरदेश मुखी। 1/10 होता था, जितना भी प्रोड्यूस होता था ना उसका 1/10 प्रोडक्शन इनको मराठों को देना पड़ता था। इसके बाद मराठा की पावर जो है बढ़ती गई, बट मैनी रूलर अक्रॉस द इंडिया सो दे टर्न अगेंस्ट देम। उन्हें ये लगा कि भाई नहीं, ये तो कभी अपनी पावर जो है सेंट्रलाइज कर दें, हमें कुछ ना समझें, तो धीरे धीरे कुछ रूलर्स इनके अगेंस्ट होने लग गए। When they brought the Punjab under their control from Ahmad Shah Abdali's son, they had to fight a final battle, the third battle of Panipat in 1761, as they could get no support। अब क्या हुआ था, इस टाइम पे अलग अलग राजाओं ने इनका साथ नहीं दिया, तो यहाँ पर इनकी हार हो गई और मराठा एम्पायर जो है 5 स्मॉल किंगडम्स में बट गया। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मराठा कंडक्टेड न्यूमरस मिलिट्री कैंपेन। एडमिनिस्ट्रेशन इनका अच्छा था, एफिशिएंट था। रूलर जो थे हेड होते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके पास पावर सबसे ज़्यादा होती थी। ही वॉज एडवाइज बाय द अष्ट प्रधान। 8 मिनिस्टर होते थे, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था, वो राजा को जो है असिस्ट करते थे। अदर इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर अगर देखें तो उसमें पेशवा होते थे, सेनापति होते थे, पंडित राव होते थे, तो ये भी ऑफिशियल होते थे। एंड देन अदर मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स, सोल्जर्स वर ऑल्सो अपॉइंटेड बट ऑन द मेरिट बेस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सैलरी दे वर प्रोवाइडेड। देन टेरिटरीज जो थी उसको प्रांत में डिवाइड कर रखा था, यानी कि स्टेट्स। फिर प्रांत को परगनाज में डिवाइड कर रखा था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस। पटेल जो होते थे वो विलेज हेडमैन होते थे, जैसे सरपंच होते हैं ना आजकल, उस समय विलेज के हेडमैन जो है पटेल होते थे मराठाओं में। द रूलर डेलीगेटेड पावर टू द मराठा चीफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, डेवलपमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट चीफ एक्सेट्रा। बहुत सारे काम करने पड़ते थे ना, तो उसके लिए तो भाई उन्हें चाहिए पावर भी और सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी। अब चलते हैं हम आर्मी की तरफ। 3 मेन पार्ट्स होते थे मराठा आर्मी के। एक होती थी आर्टिलरी, एक कैवलरी और तीसरी इन्फेंट्री। ये 3 पार्ट हैं। एंड दे ऑल्सो हैड अ स्मॉल नेवी। अब दे पेड अटेंशन टूवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ द टैक्टिक्स। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे फोर्ट्स बनाए विच वर वेल फोर्टिफाइड। शिवाजी हैड ओवर 250 फोर्ट्स अंडर हिज कंट्रोल। 250 किले और पूरी किलाबंदी। दे पेड द अटेंशन टू द ट्रेनिंग ऑफ ट्रूप्स, वेल इक्विपमेंट एक्सेट्रा। भाई कभी भी इन्हें कमी ना पड़े औजारों की, इसका ध्यान दिया जाता था।
इंपॉर्टेंट फीचर अगर देखें मराठा आर्मी का, इट मूव्ड लाइट एंड क्विक इन कॉन्ट्रास्ट टू द मुगल और बीजापुर आर्मी विच कैरिड द लार्ज एंड हैवी इक्विपमेंट्स इनक्लूड। और सबसे ज़्यादा क्या, वो अपनी फैमिलीज़ को भी साथ लेके चलते थे, डांसर्स को भी साथ लेके चलते थे, लग्जूरियस टेंट को भी साथ लेके चलते थे। लेकिन मराठास बिल्कुल जो जितनों की ज़रूरत है उतने सोल्जर्स और लाइट इक्विपमेंट लेके चलते थे, फैमिली मेम्बर्स को नहीं लेके जाते थे युद्ध भूमि में। तो इस तरीके से इनकी क्वालिटी उनसे अलग हो जाती थी। द रेड ऑन द एनिमी कैन बी कंपेयर्ड विद द सर्जिकल स्ट्राइक दैट द इंडियन आर्मी कंडक्टेड इन द पाकिस्तान। रिसेंटली इन 2016 में की थी ना हमने सर्जिकल स्ट्राइक, बस ऐसे ही इनकी रेड होती थी दूसरी आर्मी पे। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो देवर अवेयर, जितना ज़्यादा ट्रेड और एग्रीकल्चर फ्लोरिश होएगा उतना ही सोर्स ऑफ रेवेन्यू आएगा, इसलिए इन्होंने इस पर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। रेवेन्यू एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इट रेवेन्यू सिस्टम। जैसे जैसे टेरिटरी बढ़ती जा रही थी वो उसे सिक्योर करते थे और उन्हें चाहिए था रेवेन्यू। अब रेवेन्यू उन्होंने दो टाइप का लगाया था, एक होता था चौथ और दूसरा होता था सरदेशमुखी। चौथ जो होता था, जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, जो टेरिटरी डायरेक्टली उन्हीं के कंट्रोल में, उन्हीं की टेरिटरी है, उस पर वो लगाते थे चौथ, यानी कि 1/4 फ्रॉम द पीपल आउटसाइड द टेरिटरी नॉट अंडर देयर डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द प्रॉमिस। तो वहाँ लगता था ये टैक्स। देन सरदेशमुखी जो होता था, चार्ज फ्रॉम द अदर रूलर्स ऑन द प्रॉमिस ऑफ देयर प्रोटेक्शन, यानी कि जिस एरिया को इन्होंने हरा दिया उस एरिया के लोगों से लेते थे 1/4, जिसे कहता है चौथ टैक्स। और सरदेशमुखी, जिन राजाओं को इन्होंने हराया था उनको बोलते थे कि 1/10 आपको हमें देना है एज ए टैक्स। तो ये रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने चलाया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द चैप्टर। हमने क्या डिस्कस किया बेटा? द डाउनफॉल ऑफ मुगल केम अबाउट ड्यू टू द इनएफिशिएंसी, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन एंड इन्वेशन। इस वजह से डाउनफॉल हुआ। फिर हमने ये डिस्कस किया इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ 18th सेंचुरी में, जिसमें अवध, बंगाल, हैदराबाद जो है अर्ली मुगल प्रोविंसेस थे जो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जिन्होंने। देन राजपूत्स वर ऑटोनॉमस अर्लियर, और बाद में इन्होंने अपने आप को मोर इंडिपेंडेंट किया। सिख रोज टू द प्रोमिनेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब इनटू 12 माइजर्स, जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने यूनाइट किया था। उसके बाद हमने बात की जाट्स की, जिन्होंने भरतपुर में अपना स्टेट इस्टेब्लिश किया था। देन बुंदेलास, जिन्होंने बुंदेलखंड इस्टेब्लिश किया। और हमने केस स्टडी पढ़ी मराठास की, जो एक बहुत बड़े किंगडम के रूप में उभरे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिवाजी एंड पेशवा। So that's end for the chapter. I hope you understand. Now it's your turn. Do the exercise carefully.